अरे बहू, क्या हुआ? तू अभी तक सोई नहीं क्या? और ये क्या, ये कीड़े मकोड़े क्या जा रही है? वो चींटी आ गई थी माँ जी, तो बस वही कह रही थी, चली गई। अब आप सो जाइए। तभी प्रीति की ननद जाग जाती है और उससे कहती है, भाभी क्या मैं आपके पास सो जाऊं? वो क्या है ना, मेरा आज बहुत मन है आपके पास सोने का, प्लीज भाभी। हाँ हाँ बेटी, जाना, वो तेरी भाभी है, भला ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ जाओ। अब हाँ ठीक है नेहा, तुम यहाँ आ जाओ। नेहा जाकर अपनी भाभी के बगल में सो जाती है और तेज तेज खर्राटे मारने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास भी खर्राटे मारने शुरू कर देती है। ओफो, क्या मुसीबत है यहाँ इस घर में। मेरा मतलब इस कमरे में तो चैन से सो भी नहीं सकते। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ। ये है प्रीति का ससुराल, जहाँ सास बहू दोनों का एक ही कमरा था। प्रीति सबके साथ एक कमरे में ही सोती थी। सुबह जल्दी उठकर प्रीति सारे घर का काम निपटाकर जैसे ही आराम करने बैठती है, वैसे ही उसकी सास उमा गीले पैर लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे अरे माँ जी, मैंने अभी अभी झाड़ू पोछा किया था और आपने फिर से सारा गंदा कर दिया। अरे बहू, वो क्या है ना, उम्र के हिसाब से दिखता कम है मुझे। मैं अपना चश्मा कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। यही तो रखा था मैंने। हाँ, मिल गया। ये देखो, मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। अच्छा सुन, मैं ना पड़ोस में कीर्तन में जा रही हूँ, तो दिन का खाना बनाकर तैयार रखना, समझी? सारा कमरा बिखेर कर उमा आराम से कीर्तन में चली जाती है, लेकिन कमरा फैला देख प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। ओफो, ये सूप नखा मेरा सारा घर बिगाड़ कर चली गई। आज तो आने दो उनको, अब मैं और अपनी सास के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। प्रीति उस एक कमरे में अपनी सास और ननद के साथ रहकर परेशान हो चुकी थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अमित के साथ किराए पर एक कमरा लेकर रहेगी। एक कमरे का ससुराल होने की वजह से घर में सभी को परेशानी तो होती थी। फिर शाम को अमित मजदूरी करके घर लौटता है तो प्रीति उससे अकेले में बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। हाय मेरा बेटा, आजकल कितना कमजोर हो गया है, सारा दिन मेहनत करता है। ले लल्ला, 2 रोटी और खा। नहीं माँ, अब और भूख नहीं है, मुझे पानी चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी तेरे लिए पानी लाती हूँ। उमा पानी लेने चली जाती है और मौका देखते ही प्रीति अमित से बात करने की कोशिश करती है। सुनिए जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मैं ये कह रही थी कि ये लो बेटा पानी। हाँ हाँ बहू, क्या कह रही थी तुम? वो ये करी जा रही है, ठीक से बोल। खूसट बुढ़िया, हम दोनों को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ेगी तब तो मैं बात करूंगी ना। गूंद की तरह बस चिपक रखी है अपने बेटे से। हाँ बोलो ना प्रीति। बेचारी प्रीति बहुत कोशिश करती है अमित से बात करने की, लेकिन एक ही कमरा होने की वजह से उसे मौका ही नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पड़ोस की कमला काकी लड्डू लेकर उनके घर आती है। ले उमा, लड्डू खा, मेरे घर खुशखबरी आने वाली है, मेरी बहू पेट से है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। लड्डू देकर कमला काकी वहां से चली जाती है। फिर उमा अपनी बहू से, मेरे बेटे के बाद जिनकी भी शादी हुई थी उनके भी पोता पोती हो गए। पता नहीं मैं कब अपने पोता पोती का मुंह देखूंगी। अब प्रीति बहू, तू भी जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। माँ जी, जब आप हम दोनों को अकेला छोड़ेंगी तभी तो हम खुशखबरी सुनाएंगे ना। भला एक कमरे में ससुराल ऐसे कैसे बच सकता है? अपने पति से तो अकेले में मैं बात ही नहीं कर पाती, तो बच्चे के बारे में कहाँ से सोचें? क्यों, पहले के जमाने में भी तो बड़ा परिवार एक कमरे में गुजारा करता था ना, और तब भी तो लोगों के बच्चे होते थे ना। ये सब बहाने तू हमें मत सुना और जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। ये कहकर उमा वहां से चली जाती है। प्रीति को सास की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर एक रोज अमित अपनी बहन नेहा के साथ अपनी बुआ के यहाँ शादी में गया होता है। उस रोज घर में अकेली सास बहू होते हैं। तभी प्रीति को एक आइडिया सूझता है और वो आधी रात को उठकर बैठ जाती है और अपने सारे बाल खोलकर आगे की तरफ डालकर अपना मुंह ढक लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से उमा उठ बैठती है और उसे देखकर डर जाती है। बहू, अब ये तू ऐसे क्यों बैठी है? तूने बहुत परेशान किया है ना मेरी पोती प्रीति को। तू इसे अकेला नहीं रहने देती ना। मैं इसकी दादी हूँ और इसे परेशान देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मुझे यहाँ धरती लोक पर आना पड़ा। मुझे माफ कर दो, हमारी हालत अभी ऐसे नहीं है कि मैं इसे अलग कमरा दे पाऊँ, लेकिन मेरा बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है, मेरी बहू को छोड़ दो। नहीं, जब तक तू इस कमरे को नहीं छोड़ देती मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब जब तक तेरा बेटा वापस नहीं आ जाता तू इस घर के बाहर ही सोएगी। मैं अभी जाकर सो जाती हूँ, अब मैं बाहर आंगन में ही सोऊंगी। उमा बाहर आंगन में सोने चली जाती है। ये देख प्रीति बहुत खुश होती है। उस रात उमा बाहर ही सोती है, लेकिन अगले दिन जब वो सो रही होती है तो मौसम काफी खराब हो जाता है। उसे बेहद ठंड लगने लगती है, लेकिन डर के मारे वो अंदर नहीं जा पाती और सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब प्रीति जागती है तो उसकी सास आंगन में बेहोश पड़ी होती है। ये देख प्रीति उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। बारिश में भीगने के कारण इनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप ये दे दीजिएगा।
प्रीति उसे घर ले आती है। उधर अमित और नेहा भी शादी से वापस लौट आते हैं। प्रीति को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अमित और उमा को भी ये एहसास होता है कि एक कमरे के ससुराल में गुजारा करना कितना मुश्किल है। फिर अमित थोड़े पैसे जोड़कर एक कमरा और डलवा लेता है। अब सास और ननद एक कमरे में और प्रीति और अमित एक कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जीती रहे, आखिर तूने कर दिखाया निशा। हाँ पापा। इतना कहकर निशा अपने सामने खड़े आदमी को सल्यूट करती है और तभी वहाँ खड़े सारे मोहल्ले वाले निशा और राम के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मोहल्ला गूंजने लगता है। तालियां रुक नहीं रही थी और उन तालियों को सुनकर राम कहीं खो जाता है। राम को याद आता है जब वो कॉलेज में था और गाना गा रहा था, तब पूरे हॉल में उसके लिए ऐसे ही तालियां बज रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, पर राम तो बस संध्या को ही देखे जा रहा था। ये कहानी है राम, संध्या और निशा की। उस दिन संध्या, संध्या, आज मेरी परफॉर्मेंस है, तुम आओगी ना? क्यों? मैं क्यों आऊं? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। संध्या और राम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। राम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन राम उससे कह नहीं पाता था। उस दिन शाम को परफॉर्मेंस के बाद राम ने बड़ी हिम्मत करके संध्या से कहा, संध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रहने दो राम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। देखो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी नहीं हो पाएगा। पर दिक्कत क्या है? मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ, अच्छा गाना गाता हूँ, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं मान रही? मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे राम। वो एक छोटे से किसान हैं। वो चाहते हैं कि मैं और मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। और रही बात शादी की, तो वो कभी भी अपनी जात बिरादरी से बाहर जाकर मेरी शादी नहीं करेंगे। पर जमाना बदल गया है संध्या, अब ये जाति बिरादरी के बारे में मैं भी नहीं सोचती राम, पर मेरे पिताजी सोचते हैं। वो वैसे भी बीमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहकर संध्या वहां से चली गई। पर राम संध्या से बहुत प्यार करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। संध्या के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और किसी तरह संध्या का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। शहर से लगे एक गांव में वो एक कच्चा मकान था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। उस कच्चे घर को देखकर राम हैरान रह गया कि संध्या किस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि संध्या अपने पिता को दवाई पिला रही थी और उसकी छोटी बहन पास में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। राम, तुम यहाँ? मुझे बस तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। कौन है संध्या? कोई नहीं बाबा, वो मैं राम हूं। नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी, मैं आपकी बेटी संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इस घर की हालत देख रहे हो बेटा, मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संध्या को मेरे साथ भेज दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल तो तुम रख लोगे, पर उसके बाद मेरी छोटी का क्या होगा? वो देखो, वो मेरी छोटी बहन है, अभी स्कूल में पढ़ती है। मैं कॉलेज के बाद काम करने जाती हूँ। जो पैसे कमाती हूँ उसी से पिताजी की दवाई और इस घर का खर्चा चलता है, समझे? इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही थी और तुम सीधा मेरे घर चले आए। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अब हम पर तरस खाओ और चले जाओ यहाँ से, प्लीज। राम वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि संध्या इतने बुरे हालात से गुजर रही थी, पर उसने भी ठान ली थी। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर संध्या के घर पहुंचा और उसे अपने साथ कॉलेज ले गया। शाम को संध्या के पिता के लिए उसने दवाइयां ली और फिर संध्या के साथ उसके घर पहुंचा। उस दिन राम सबके लिए बाहर से खाना लाया था। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर संध्या जब अपने काम पर चली गई तो राम उसकी छोटी बहन को पढ़ाने लगा। संध्या की छोटी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगा। उसने हीरालाल के साथ ढेर सारी बातें की और फिर वो वापस अपने घर चला गया। अब तो राम इसी तरह हर रोज संध्या और उसके परिवार का ख्याल रखता। संध्या के साथ साथ उसके पिता और उसकी छोटी बहन भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, राम जल्दी से आओ, बाबा खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। राम बाइक से बहुत तेज संध्या के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीरालाल की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी हीरालाल ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़कर संध्या के हाथ में रख दिया और कहा, अब मेरे पास समय नहीं है बेटा। वादा करो कि मेरी बेटी संध्या को पत्नी के रूप में और मेरी छोटी बेटी निशा को बेटी के रूप में हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे। इतना सुनते ही हीरालाल ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और स्वर्ग सिधार गए। कुछ दिनों बाद ही राम ने मंदिर में संध्या से शादी कर ली और वो संध्या और उसकी छोटी बहन को लेकर अपने घर चला गया। पर बिना दहेज की बहू और दहेज में आई साली देखकर राम के घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया।
तब राम ने एक घर किराए पर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। पड़ोसी उसे और उसकी पत्नी संध्या को ताने मारने लगे। अरे देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई। और देखो तो सही, दहेज के नाम पर बस एक साली आई है जनाब की। खैर मजे तो राम के हैं, बीवी के साथ साथ साली भी मिल गई। बाय वन गेट वन ऑफर मिला इसे तो। राम, संध्या और निशा ने हर बात सुनी, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम, जीजा जी आप मुझे पढ़ा देंगे? जीजा जी नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, मुझे पापा कहोगी। मैं आज से तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बेटी। ये वही पड़ोसी थे जो आज निशा और राम के लिए अब तक तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियों में जैसे क्षमा याचना थी जो वो राम और संध्या से मांग रहे थे। तभी संध्या ने राम की तरफ देखकर कहा, आज तुमने अपना हर फर्ज निभा दिया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। नहीं संध्या, मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी और निशा जैसी होनहार बेटी मिली।